कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम भारत में देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं हम लोग पहले। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स, कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 60% एमंग ऑल दी फाइबर क्रॉप्स। यानी भारत में जितने प्रकार की रेशेदार फसलें हैं, जैसे कि कपास, जूट, ऊन और आपका रेशम यानी कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इन सब में कॉटन का सबसे बड़ा शेयर है। यदि भारत साल भर में 100 किलोग्राम जो है सारे फाइबर क्रॉप्स उत्पादित करता है तो उसमें 60% कंट्रीब्यूशन केवल कॉटन का होता है। ठीक है। इंडिया हैड वर्ल्ड मोनोपोली, यहां वर्ल्ड शब्द लिखना मैं भूल गया हूं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया हैड वर्ल्ड मोनोपोली इन कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम 1500 BC टू 1500 AD। यानी 1500 BC से लेकर के 1500 AD तक का जो 3000 साल का जो पीरियड है, इसमें कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल दोनों को लेकर के पूरी दुनिया में भारत की मोनोपोली थी। यानी पूरी दुनिया में भारत कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पूरे ब्रिटेन में और फ्रांस में और यूरोप के, अरब के अन्य देशों में भारतीय कॉटन की बहुत जबरदस्त और उससे बने हुए टेक्सटाइल की बहुत जबरदस्त मांग जो है वो पाई जाती थी। ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड हमारे लगभग वही 1200 AD के आसपास से लेकर के और मोटा मोटा यदि हम देखें तो 1700 AD तक, ठीक है, बल्कि 1750 AD, 1700 मतलब प्लासी के बैटल तक। तो ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, कई जगह पर शॉर्ट में मैंने लिखा है सीटी का मतलब कॉटन टेक्सटाइल। तो वेराइटीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड। भारत में मेडाइवल पीरियड में कई वैरायटी के सूती वस्त्र जो है वो बनाए जाते थे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, लिखा हुआ है। पहला है मुस्लिन। मुस्लिन माने मलमल, मलमल का कपड़ा, ठीक है। तो मलमल का एक विशेष कपड़ा जो कि सूती कपड़ा होता है, कॉटन से बनता है, ये ढाका उसके लिए उस समय पूरी दुनिया में फेमस था, मुस्लिम टेक्सटाइल के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर चिंच, CHINTZES, चिंच। लेकिन ये वास्तव में इंडिया में उसको कहा जाता था छींट। हम लोग अपने घरों के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे कि छींट का कपड़ा क्या होता है तो वो जानते हैं, ठीक है। तो ये चिंच या छींट का जो कपड़ा है उसके लिए मसूलीपट्टनम विश्व प्रसिद्ध था। कैलिकोस, ये भी एक प्रकार का छींट का कपड़ा होता है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला है थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, ये बारीक कपड़ा होता है, ठीक है। तो कैलिकोस यानी ये भी एक प्रकार का छींट का कपड़ा होता है, छींक नहीं, छींट, ठीक है। ये कालीकट में पाया जाता था। कालीकट इसके लिए पूरी दुनिया में फेमस था। बाफ्टा, बाफ्टा एक विशेष प्रकार का कॉटन टेक्सटाइल कैम्बे गुजरात में पाया जाता था। और गोल्ड राउट माने कॉटन के कपड़ों पर सोने की कलाकारी करके कुछ उसकी धारियां वगैरह, तो ये काम सूरत और बुरहानपुर में पूरी दुनिया में मेडाइवल पीरियड में ये सारे सेंटर अपने अपने इन कामों के लिए पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में फेमस थे, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड। जब हम यहां पर ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बल्कि और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब एग्जैक्टली भारतीयों अंग्रेजों ने भारत पर बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल, अवध और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था, वहीं से जो है इंडियन टेक्सटाइल में गिरावट आनी शुरू हुई। और जब ब्रिटेन में 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से गिरावट आई, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश काल में ही भारत में मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल के मिल स्थापित किए गए। इसके पहले भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता था वो हैंडलूम पर के आधारित पर प्रोडक्शन होता था, ठीक है, या थोड़े मोड़े पावर लूम थे लेकिन मिल्स नहीं थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन, ठीक। हाउएवर मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर सेट अप। तो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल
textile mill was opened at Fort Gloucester in 1818, but it became a failure. तो भारत में पहला मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर नामक जगह पर खोला गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। इसलिए जो है फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज ओपन्ड बाय C.N. Dover in 1854 as Bombay Spinning and Weaving Company at Bombay। भारत में पहला सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल एक पारसी व्यापारी थे, कावासजी नासजी डावर, शॉर्ट में C.N. डावर, जिन्होंने 1854 में भारत में पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थापित किया और उसका नाम रखा था उन्होंने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। और ऑब्वियसली सी बात है बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। इनिशियली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज सेंट्रलाइज्ड, बट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड लेटर ऑन इट डिसेंट्रलाइज्ड। इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका था कि लगभग भारत के आजाद होने के पहले तक जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे भारत में वो सेंट्रलाइज्ड थे। सेंट्रलाइज्ड का मतलब कुछ ही सेंटर थे भारत में जहां कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस किए जाते थे, जैसे कि बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर और साउथ इंडिया में एक दो सेंटर्स। लेकिन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जब कॉटन टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी तो अन्य क्षेत्रों में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किए गए और वहां से कॉटन टेक्सटाइल का डिसेंट्रलाइजेशन जो है यानी कि फैलाव शुरू हुआ। लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज गोस टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। कॉटन के जो रेशे होते हैं उसकी लंबाई के आधार पर कॉटन को चार प्रकार में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसके रेशे की लंबाई काफी बड़ी होती है, उसको मिलीमीटर में मापा जाता है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कॉटन के रेशे बहुत बड़े हैं तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग, उससे थोड़े छोटे हैं तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन, और छोटे हैं तो मीडियम स्टेपल कॉटन, और बहुत ही कम लंबाई होती है अगर रेशों की तो उनको कहा जाता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन। तो कॉटन चार प्रकार के होते हैं उनके रेशों के लेंथ के हिसाब से। तो भारत में सभी प्रकार के कॉटन उत्पादित किए जाते थे एक्स्ट्रा लॉन्ग को छोड़ करके। लेकिन जब विभाजन हुआ तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो सिंध वगैरह थे, ठीक है, वो चले गए कहां पर, पाकिस्तान में चले गए। इससे भारत को फिर थोड़ी सी जो रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन की कमी पड़ी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा प्रभावित हुआ। ठीक है, अब पार्टीशन का और क्या इंपैक्ट पड़ा हम लोग देख लेते हैं। पार्टीशन के समय यानी 1947 में भारत में कुल 423 कॉटन मिल्स थे, ठीक है, या कॉटन टेक्सटाइल के मिल्स 423 थे। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 14 चले गए और इंडिया के पास 409 बच गए। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल तो भारत में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ डिवाइड जो है पार्टीशन के कारण, लेकिन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो था जब विभाजन हुआ तो इंडिया में 60% रह गया और 40% पाकिस्तान में चला गया, और जो 40% पाकिस्तान में गया वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे। अगर वो शॉर्ट प्रोड्यूसिंग या मीडियम प्रोड्यूसिंग होते तो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वीवर्स, भारत में परंपरागत रूप से जो जुलाहे थे वो ज्यादातर जुलाहे मुस्लिम थे। उनके पास जो जुलाहे का काम करते थे, बड़े एक्सपर्ट थे उसमें, और जब पार्टीशन हुआ तो 60% जुलाहे पाकिस्तान चले गए और 40% इंडिया में बचे। तो इस प्रकार से पार्टीशन के कारण इंडिया को दो चीजों में घाटा हुआ, एक तो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया के मामले में और दूसरा वीवर्स के मामले में। हालांकि टोटल नंबर ऑफ मिल्स के मामले में भारत को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कॉटन की वैरायटीज, ठीक है, जो भी मैंने बात किया, कॉटन चार प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल। ठीक, ये चार प्रकार के कॉटन होते हैं रेशे की लंबाई के आधार पर। भारत ने एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की सीड की कुछ हाइब्रिड वैरायटी बनाई है, मैंने उसका नाम लिखा है। ठीक है, कभी परीक्षा में आ जाए कि सुरभि और सुबिन क्या है तो आपको याद रखना है कि हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ कॉटन सीड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनमें से जो सुबीन है वो भारत में सबसे बेस्ट कॉटन सीड
माना जाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल के मामले में। इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और इससे अच्छे लंबे रेशे निकलते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल में इंडिया इज डेफिशिएंट। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन इंडिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इंडिया में उसकी कमी है, इसलिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का भारत इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट नॉट ओनली इन होल कॉटन सेक्टर, ओनली फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। मेरी बात समझ में आ गई? यानी हम सभी प्रकार के कॉटन पर इंपोर्ट डिपेंड नहीं है, केवल एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन पर हम इंपोर्ट डिपेंड हैं, जो हम अमेरिका और चाइना वगैरह से हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। लॉन्ग स्टेपल कॉटन हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करते हैं और उसकी कुछ हाइब्रिड वेराइटीज का मैंने नाम लिखा है। पहला है शंकर 6, दूसरा है बन्नी BUNNY एंड ब्रह्मा। ठीक है, तो अगर परीक्षा में कभी आए, ठीक है, तो वो 2-3 इकट्ठे पूछेंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछेंगे बन्नी एंड ब्रह्मा, केवल बन्नी या केवल ब्रह्मा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री व्हाट डू यू मीन बाय बन्नी एंड ब्रह्मा, अब नीचे 4 दे देंगे आपको ऑप्शन। ठीक है, कि ये कोई मशीन है, ये ऐसा है वैसा, तो ये लॉन्ग स्टेपल कॉटन की वेराइटीज है। मीडियम स्टेपल कॉटन का है एक वेराइटी है जयाधार, और भी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो AM 2 AM 5 इस टाइप से, तो जिनका कोई पर्टिकुलर नाम होता है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और शॉर्ट स्टेपल JN6। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कॉटन और उनकी डिफरेंट वेराइटीज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं MSP फॉर कॉटन एंड इट्स प्रोक्यूरमेंट, यानी कपास की भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है और सरकार द्वारा उसकी खरीद की जाती है। प्रोक्यूरमेंट माने सरकारी खरीद। ठीक है, तो देखते हैं लॉन्ग और मीडियम स्टेपल कॉटन जो भारत में होता है उसकी MSP तो एक ही बॉडी डिक्लेयर करती है। उस बॉडी का नाम क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। MSP पर फाइनल डिसीजन लेती है, फिर उसको डिक्लेयर करने का काम करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। हम लोग एग्रीकल्चर में इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, वो डिक्लेयर करती है। बात समझ में आ गई? लेकिन जब कॉटन की बात आती है तो कॉटन के मामले में लॉन्ग और मीडियम स्टेपल कॉटन के MSP पर फाइनल डिसीजन जब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है तो इसके लिए वह कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में भी डिस्कस करती है। बात समझ में आ गई? कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, उसके साथ भी, क्योंकि इस बॉडी को ही कॉटन की सही स्थिति मालूम है। फिर जब MSP डिक्लेयर किया जाता है CACP द्वारा, तो वो भी CCI यानी कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इस चीज को डिक्लेयर करते हैं। बाद में एक बार MSP डिक्लेयर हो गया, इसके बाद उस कीमत पर जिस कीमत पर MSP डिक्लेयर किया गया है उस कीमत पर किसानों से कॉटन की खरीद करने की बॉडी है कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर CACP का उसमें रोल खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये लॉन्ग और मीडियम है। लेकिन अगर शॉर्ट स्टेपल कॉटन है तो उसके MSP को डिक्लेयर करने का काम करते हैं टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ इंडिया और CACP। और एक बार MSP डिक्लेयर हो गया उसके बाद CACP अलग हो जाती है और शॉर्ट स्टेपल की MSP कीमत पर खरीद करने का काम करती है टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ में आ गई? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भारत में कॉटन प्रोड्यूसिंग जोन्स, यानी भारत में कहां-कहां कौन-कौन से जोन है जहां पर कॉटन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ज्योग्राफिकली 3 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस्ड, यानी भूगोल के हिसाब से भारत में 3 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है जहां पर कपास की खेती की जाती है। पहला है नॉर्दर्न जोन, उत्तरी क्षेत्र। इसमें कौन-कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहां पर जो कॉटन पैदा होता है वो नॉर्दर्न जोन में आते हैं। सेंट्रल जोन में MP, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और सदर्न जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक, ये जो 1 2 3 जोन्स में मैंने कितने 11 स्टेट्स लिखे, 4 यहाँ 4 यहाँ और 3 यहाँ। ये 11 स्टेट्स भारत के ट्रेडिशनली कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ट्रेडिशनली माने परंपरागत रूप से काफी लंबे समय से यहाँ पर कपास की खेती होती आई है।
ठीक। लेकिन अभी लगभग पिछले 40-50 सालों में कुछ और भी स्टेट हैं जहां पर पहले कपास की खेती नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी है। ऐसे स्टेट को कहा जाता है नॉन ट्रेडिशनल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कौन कौन से वो स्टेट हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं? यूपी, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। यहां भी कपास की खेती होती है लेकिन ये नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स है। ठीक है, चलिए अब कॉटन स्टेटिस्टिक्स। भारत में कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण हम सांख्यिकी आंकड़े पर हम नजर डालते हैं। पहली बात में हम लिखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है कपास का भारत में कभी 350, कभी 400, कभी 450, लेकिन अगर हम उसका एवरेज निकालें तो लगभग जो है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार कर देता हूं। चलिए, तो भारत में कपास का जो प्रोडक्शन है एवरेज अगर हम पिछले 5 सालों का निकालें तो लगभग 400 लाख बेल। ठीक, और इसके पहले हम लोग एग्रीकल्चर में डिस्कस कर चुके थे कि एक बेल, ये कॉटन को मापने की इकाई है, इज इक्वल टू 170 किलोग्राम। ठीक है, एक बेल का मतलब होता है 170 किलोग्राम। तो 400 में आप 170 का और गुणा कर देंगे तो टोटल जो है वो किलोग्राम में आ जाएगा कि भारत साल भर में कितना कॉटन जो है वो उत्पादित करता है। ठीक है, तो 400 लाख इंटू 170, ठीक है, तो आपको टोटल किलोग्राम में निकल आएगा। तो इतना किलोग्राम भारत जो है वो कपास का उत्पादन करता है। अभी हम किलोग्राम में बात नहीं करेंगे, बेल पे बात करेंगे। ठीक है, तो 400 लाख बेल भारत कॉटन का प्रोडक्शन करता है और इस रेफरेंस में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है या कंट्री है। ठीक है, उसमें से एक्सपोर्ट हम कितना कर देते हैं? लगभग 70 से 80 लाख बेल हम जो है कॉटन या उससे बना हुआ टेक्सटाइल जो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इस रेफरेंस में इंडिया जो है वो लगभग सेकंड पोजीशन में है वर्ल्ड में। कंजप्शन, भारत में कंजप्शन कितना है? तो एक यदि हम उदाहरण देख लें कि 400 लाख बेल हमने एवरेज प्रोड्यूस करते हैं और 70 से 80, 70 से 100, 70 टू 100 लाख बेल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बाकी बचा वो है लगभग 300 लाख बेल हम इसका कंजप्शन अपने देश में खुद कर लेते हैं। और इस मामले में भारत दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है। तो वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, कॉटन के मामले में। अब हम देखते हैं एरिया। भारत में कितने एरिया में कपास की खेती होती है? 125 लाख हेक्टेयर में भारत जो है कपास की खेती करता है, जो कि लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का 40% एरिया कपास का भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया आल्सो इंडिया इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री। इरिगेटेड, अब भारत ये जो 125 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती करता है, इस एरिया का कितना भाग सिंचित है और कितना भाग वर्षा पर आधारित है? हमारे वहां सिंचाई की सुविधाएं ना के बराबर है। तो इरिगेटेड है 32% और 68% जो बचा, 68% जो बचा वो रेनफेड है। रेनफेड माने वर्षा पर आश्रित, वर्षाधीन। ठीक है, वर्षा आश्रित। ठीक है, तो ओनली 32% ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया इन इंडिया इज इरिगेटेड, रेस्ट ऑफ देम इज रेनफीड। ठीक है, आगे जब हम कॉटन की समस्या समझेंगे तो उसमें यही पॉइंट निकल के आएगा कि चूंकि कॉटन कल्टीवेशन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और 68% एरिया वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए उसके जो किसान होते हैं जिन्होंने अच्छा खासा इनपुट लगाया है कपास की खेती में, उनको बाद में सुसाइड जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो रेनफेड एरिया में है, वहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। जैसे विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, कर्नाटक का मलनाड प्लेट्यू है, ये सब जो है वृष्टि छाया प्रदेश में है और यहाँ पर जो है रेन शेडो एरिया में आते हैं ये सब। तो दैट्स व्हाई लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर बट high amount of water is needed for cultivation of cotton. That's why they committed suicide and some other misfortune. Next, productivity. भारत में कपास की उत्पादकता कितनी है? 510। मैं इसके पहले क्षमा चाहूंगा, पिछले वीडियो में मैं 5000 बोल गया था, वो गलत था। 510 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, और इस रेफरेंस में जो है तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। भारत अमेरिका में ये 1700 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। मैंने वहां 17000 बोल दिया था। ठीक है, एक शून्य मैंने बढ़ा दिया था वहां पर, मैं वो शून्य वापस लेता हूं यहाँ। ठीक है, तो लगभग 1100
किलोग्राम पर हेक्टेयर चाइना में है और 1700 किलोग्राम पर हेक्टेयर कहां पर है, यूएस में है, ठीक है। तो और इस रेफरेंस में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर का है और चौथे नंबर पर फिर आगे ब्राजील वगैरह देश आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं लार्जेस्ट इंपोर्ट, भारत का जो कपास है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। हम कहां से इंपोर्ट करते हैं उसकी बात नहीं हो रही, टू लगा हुआ है। यदि लार्जेस्ट इंपोर्ट फॉर्म होता माने भारत सबसे ज्यादा कॉटन कहां से खरीदता है, पर इंपोर्ट टू का मतलब है कि भारत अपना सबसे ज्यादा कपास किस देश को बेचता है, तो बांग्लादेश और वियतनाम दो बड़े ऐसे देश हैं जो भारत से काफी मात्रा में कपास खरीदते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भारत के कॉटन से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करते हैं, तो लगभग 28% हमारे वस्त्र जो है वो ईयू देशों को जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं उनमें 28% कपास, बढ़िया है, 28 देश 28%, और अमेरिका में 20% हमारे कपास के वस्त्र जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 50% हमारा जो कपास है या उससे बने जो वस्त्र हैं वो हम इन दो देशों में, अगर हम ईयू को एक देश मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब ब्रेक्जिट की बात आई, ब्रेक्जिट माने ब्रिटेन जो है वो अलग हो जाएगा ईयू से, ठीक है, तो उससे जो है कॉटन टेक्सटाइल को थोड़ा मोड़ा भारत में प्रभाव पड़ा। तो हम आगे चल करके समझेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल का जो है प्रभाव ब्रेक्जिट के कारण क्या पड़ा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक्जिट का संबंध ईयू से है और ईयू हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर है कॉटन टेक्सटाइल का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉटन मिल्स 1947 में 423 थे, ये अब लगभग 1000 कुछ है, माने 1100 के आसपास कुल मिल्स भारत में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉटन फार्मर्स, भारत में कपास उत्पादन करने वाले जो फार्मर्स है, कृषक है, उनकी संख्या 60 लाख है, और नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर वो है 110 लाख। तो स्वाभाविक बात है 110 लाख में से ऊपर वाला माइनस कर दो, तो 110 लाख में से 60 लाख फार्मर्स हैं और अदर जो 50 लाख बचे वो और अदर निटिंग, वीवर, दुनियादारी, ठीक है, सारे सब मिला करके। चलिए अगला हम देखते हैं लोकेशन फैक्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं पर यदि हमें सेटअप करना है तो कौन कौन से फैक्टर हमें प्रभावित कर सकते हैं, इन बातों को हमने इसके पहले वीडियो में देख लिया था, वही सब बातें हम यहाँ पर दोबारा जो है वो दोहराएंगे, कुछ बातें आपको एक दो नहीं मिलेंगी, ठीक है। पहला मार्केट ओरिएंटेड, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, अर्थात रॉ मटेरियल के पास इस इंडस्ट्री को सेटअप करना जरूरी नहीं है। उसका कारण कपास का जितना वजन होता है उससे बनने वाले उत्पाद का भी लगभग उतना ही वजन होता है, 2-4-5% अंतर के साथ, ठीक है। दूसरी बात, जो कपास है वो कोई खराब होने वाली वस्तु नहीं है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां रॉ मटेरियल हो रहा है वहीं पर इंडस्ट्री लगाया जाए। तो इंडस्ट्री लगाते समय, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते समय सबसे बड़ी चीज जिसको ध्यान में रखा जाता है वो है मार्केट, कि ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्री लगाएं जिससे मार्केट हमें नजदीक पड़े, ठीक है। तो इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, कीप इट इन माइंड, ओके, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइमेट, जो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि यदि हमें ऐसी इंडस्ट्री लगाना है तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो ह्यूमिड या सब ह्यूमिड क्लाइमेट इज द बेस्ट सूटेड क्लाइमेट फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि जब नमी बनी रहती है धागे में तो धागा चिकना रहता है, धागा टूटता नहीं है, ठीक है। धागे की निटिंग करना और वीविंग करना ये सब बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और अगर एकदम सूखा माहौल हो तो धागा सूखता है, बार बार लिपटता है, टूटता है, ठीक है, तो दिक्कत आती है। तीसरी बात है सॉइल, जिस जगह पर कपास इंडस्ट्री लगाया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि वहां कपास की पैदावार हो, तो कपास की पैदावार वहीं ज्यादा होती है जहां पर ब्लैक सॉइल या बेसाल्टिक लावा सॉइल प्रेजेंट हो। इसके बाद चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ऐसे जगह पर इंडस्ट्री लगाना चाहिए जो सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हो, यानी वहां से रेलवे स्टेशन भी हो, सड़कें भी हो, तमाम प्रकार की ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होनी चाहिए। पोर्ट फैसिलिटीज, अगर आपको आप जो प्रोडक्शन करते हैं आप उसको एक्सपोर्ट के ध्यान में रख करके करते हैं, तो पोर्ट फैसिलिटीज वहां पर होना बहुत जरूरी है, ताकि इनलैंड से पोर्ट तक लाने में आपको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे। वॉशिंग एंड ड्राइंग की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉटन को धोना, सुखाना, फिर उसका कलर करना, ये तमाम एक्टिविटीज भी किए जाते हैं।
चीप लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होने चाहिए। ये 8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब इन 8 महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अब अगर आगे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दुनिया में ज्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो कोस्टल एरियाज में क्यों लोकेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो चाइना में संघाई हो गया, जापान में ओसाका हो गया, भारत में मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोयम्बटूर हो गए, ठीक है। तो ज्यादातर जो मोस्ट सक्सेसफुल और बेस्ट इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल के वो कोस्टल एरियाज में इसीलिए लोकेटेड होते हैं क्योंकि कोस्टल एरियाज में एक तो पोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर जो है क्लाइमेट मिल जाता है, वॉशिंग और ड्राइंग की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर जब वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होता है तो बाकी लोग आके रहने बसने लगते हैं, तो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी हो जाती है। रॉ मटेरियल में आपको बताया कि उतना जरूरी नहीं है कि जहां पर इंडस्ट्री हो वहीं रॉ मटेरियल हो, ठीक है। तो परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया था कि भाई मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, क्यों है मुंबई सबसे बड़ा, ठीक है। तो वो चाहे मुंबई पूछे, अहमदाबाद पूछे, ओसाका पूछे, मैनचेस्टर पूछे, कोई भी कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आप पूरा यदि आप वर्ल्ड एटलस उठा करके देखेंगे कि दुनिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया में, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहां-कहां पूरी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत चूंकि कहां से हुई थी, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, तो इसलिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं उसको एक मेटाफोरिक रूप से कह दिया जाता है कि दिस इज मैनचेस्टर, ठीक है। जैसे जो है मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, संघाई को मैनचेस्टर ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये तमाम बातें आप ध्यान रखिएगा और आगे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे इन बातों को ध्यान में रख करके आप जो है आंसर कर सकते हैं। अब हम आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क पे इसलिए आते हैं क्योंकि कॉटन के बारे में बहुत सारी चीजें हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ रखी है। उसमें मैंने आपको बीटी कॉटन के बारे में बताया था कि बीटी कॉटन क्या है, ये बीटी कॉटन क्या होता है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी क्या है, इसके क्या हानि है, इसके क्या लाभ है, बीटी कॉटन के बाद में हमारे यहाँ के किसानों को कितना फायदा हुआ है, प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, ये तमाम बातें आपके लिए होमवर्क है। आप पिछले वीडियो में से और इस वीडियो में से और भी यहाँ वहाँ सोर्सेस से मिला करके आप एक पूरा टॉपिक तैयार कीजिएगा। बीटी कॉटन क्या है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है, ठीक है, इसमें बीटी शब्द का क्या मतलब है, फिर इसके क्या लाभ है, इसके क्या हानि है, इंडिया ने पहली बार बीटी कॉटन कब उपयोग किया, उससे लेके अब तक बीटी कॉटन यूज करने से प्रोडक्टिविटी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तमाम बातें आप जो है इसको कर लेंगे तो एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया में कहां-कहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है और सबसे बड़ा स्टेट या सबसे बड़ा सेंटर कॉटन टेक्सटाइल का कौन सा है, और कुछ और बातें हम कॉटन टेक्सटाइल के बारे में समझेंगे। थैंक यू।